स्टार्ट तो आजा। हाँ चलो, बोलना नहीं है अभी, देखो चलो इधर देखो अभी। हाँ देखो, हम बात कर रहे थे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बात कर रहे थे हम। हो गया ना? हाँ चलो देखो इधर अभी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे। प्रिपरेशंस के बाद में आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोलिबिलिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होगी, सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बात करेंगे हम, दैट इज द प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस में मैंने बताया था आपको कि आप ऑक्सीडेशंस करा सकते हो, किसका, अल्कोहल का या अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशंस करा सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके, टोलेंस रिएजेंट, शिप्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस लेके भी करा सकते हो। लेकिन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके नहीं करा सकते हो, ये बोला था मैंने आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गई थी। अब और भी बात करने वाले हैं हम कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक अगर अल्किल बेंजीन टाइप कंपाउंड है तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, O3H2O2 ले सकते हो आप, KMnO4 इन OH बेसिक मीडियम ले सकते हो, यहाँ पे H2CrO4 एसिडिक मीडियम में ले सकते हो। अब बात करेंगे, उससे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की। बाद में अल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, थोड़ी डिफरेंट रिएक्शंस है और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वैसे तो आपको मैं बता के चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था K2Cr2O7, Na2Cr2O7, दैट इज KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में प्रॉपर्टीज एंटायरली अलग हो जाती है, उसकी रिएक्शंस अलग अलग हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बताया आपको, H2CrO4 भी बताया, क्रोमिक ऑक्साइड बताया बताया ना, क्रोमिक ऑक्साइड एसिडिक एसिड में ले सकते हो आप, एसिडिक अनहाइड्रेट में भी ले सकते हो। नेक्स्ट O3H2O2 भी ले सकते हो आप, O3 ओजोन H2O2, ये भी क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने देखा आपको अल्कीन का ऑक्सीडेशन करा के बताया, ओजोनिलिसिस, ओजोनिलिसिस करके बताया ना अल्कीन का, तो आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन मिले थे, अल्डिहाइड एंड कीटोन मिले थे। अब बात करेंगे हम दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। इधर देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन, बस दो रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, ज्यादा नहीं है बेटा प्रिपरेशंस में। एक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, और बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनकी प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली बता के चलूंगा, ठीक है। इधर देखिए आप, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कौन सी रिएक्शन होगी, तीसरी चौथी रिएक्शंस होगी, ठीक है। इधर देख लीजिए, अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशंस, किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कीन, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए बेटा, अब कौन कौन से अल्कीन ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया, कोई अल्कीन लिया जिसमें CH2 डबल बॉन्ड ऐसे है, अगर आपने इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया, क्या किया आपका, इसने ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग X एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी X, अब X क्या हो सकता है बात करेंगे इसमें। अगर आपने कोई कंपाउंड में ऐसे ग्रुप है CH2, ऐसे ग्रुप है CH2, तो ये CH2 को ऑक्सीडाइज कैसे होता है, ये CH2 किस में कन्वर्ट होता है, जब हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा मेरे पास में ये है बेटा, CH बॉन्ड क्या है, R है, CH बॉन्ड क्या है, R है। इधर देखो रे यार, CH बॉन्ड R है, CH बॉन्ड क्या है, R है। ओए इधर देखना, तू उधर नीचे क्या देख रहा है, इधर देख। और इसका क्या कराना है अपने, ऑक्सीडेशन, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग X एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, X एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किस में चला जाता है पता है आपको, ये चला जाता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, मतलब R बॉन्ड COH, मतलब किस में चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, एसिड में। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपके पास में ये है बेटा, आपके पास में ये है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है बेटा, R है, और यहाँ पे भी क्या है, R है। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट। मैं दो आपको अल्कीन बता रहा हूँ, टर्मिनल नॉन टर्मिनल सभी बता के चल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी एक एक्स हमें एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे पता है, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और सामने बॉन्ड R, मतलब क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। ये क्या है बेटा, कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है। और ये क्या है यहाँ पे, एसिड है, ये क्या है यहाँ पे, एसिड है। तो देखो इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, ऑक्सीडेशन। अब मजेदार बात यह है कि यहां पे X क्या होगा, तो X क्या हो सकता है, X में भी X क्या हो सकता है, इधर देख लीजिए, X क्या हो सकता है बेटा, X जो है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है दैट इज KMnO4। ये क्या हो सकता है बोलो, KMnO4 इन विच मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। जो X लिया है हमने वो क्या होगा,
KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। या X क्या हो सकता है, इधर देख लीजिए बेटा, X क्या हो सकता है, X हो सकता है H2CrO4। क्या हो सकता है, H2CrO4। लेकिन कौन से मीडियम में, ये भी एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। देखो आप आराम से देखो बेटा क्या बता रहा हूं यहाँ पे, इधर देखो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इधर देखो आप, ये क्या हो सकता है बेटा, O3 इन H2O2 इन H2O2, ये हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे X लिया है बेटा, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये X, तो ये X बता रहा हूं आपको कि क्या हो सकता है। ये X तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे KMnO4 हो जाए एसिडिक मीडियम में, चाहे H2CrO4 हो जाए एसिडिक मीडियम में, और चाहे क्या हो जाए O3 हो जाए इन कौन से H2O2 के साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपने नोट करके लिखनी है बेटा, ये बात यहाँ पे नोट करके लिखनी है कि X नॉट इक्वल टू मतलब ये कभी नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, KMnO4 इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम। यहां पे देखो कांटे मारे हैं मैंने 3-4, तो ये कभी नहीं होगा ये X। समझ में आ रहा है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि यहां पे X क्या हो सकता है और X क्या नहीं हो सकता है। KMnO4 आप बेसिक मीडियम में कभी नहीं ले सकते अल्कीन को ऑक्सीडेशन कराने के लिए, मतलब उससे आप अल्डिहाइड या फिर उससे एसिड या कीटोन या CO2 बनाने के लिए आप X इक्वल टू ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं ले सकते। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, KMnO4 इन बेसिक मीडियम। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ले सकते हो आप, H2CrO4 एसिडिक मीडियम में ले सकते हो, और O3 इन H2O2 ले सकते हो, लेकिन ये नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है। तो अब बोलो कि यहाँ पे अगर हमने KMnO4 इन बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होगा, तो वो भी तो बता दूं आपको कि अगर आपने KMnO4 इन बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होगा। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, कलर चेंज करके बताता हूं। इधर देखो, ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड है, नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, अल्कीन है। ये क्या है, अल्कीन है। अगर इसके ऊपर माहौल कर, इधर देख बेटा, इसके ऊपर हमने क्या डाला, KMnO4, क्या डाल दिया, KMnO4। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो आपको यहाँ पे ना तो CO2 मिलेगा, ना तो आपको एसिड मिलेगा, ना तो आपको कीटोन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, दैट इज द डायहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात यहाँ पे। ये चीजें याद रखने की, ये चीजें रिमाइंडर बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। शॉर्टकट में भी बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। एरो के ऊपर दे दिया जाएगा आपको, तो उसकी खासियत को आपको समझना पड़ेगा, उसकी तासीर को आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है करके। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर है बात यहाँ पे। अगर आपने KMnO4 अल्कीन के ऊपर बेसिक मीडियम में डाल दिया तो आपको डायोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डायोल्स। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो डिपेंड करेगा कि वो अल्कीन कौन सा लिया है। क्या वो ये वाला अल्कीन है, क्या ये टर्मिनल अल्कीन, ये देखो आप टर्मिनल अल्कीन है, क्या वो नॉन टर्मिनल अल्कीन है, क्या फिर इस तरीके से आइसो अल्कीन टाइप है। आइसो अल्कीन आपको क्या देंगे बेटा, यहाँ पे कीटोन देंगे। अगर टर्मिनल अल्कीन है, टर्मिनल मतलब नॉन टर्मिनल अल्कीन, ये देखो ना, ये R है, ये बीच में आ जाएगा कार्बन, तो नॉन टर्मिनल, ये ग्रुप किस में चला जाएगा, COH में। अगर ये ग्रुप होगा तो किस में चला जाएगा, CO2 में चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है बात यहाँ पे। ये बात आपने समझनी है बेटा। देखो रिएक्शंस करा के बताता हूँ आपको, इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शंस हो कैसे रही है। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई अल्कीन है, ये मेरे पास कोई अल्कीन है। अब उसमें, अब अल्कीन में सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो ये हमने ट्रांस ले लिया, क्या ले लिया, ट्रांस ले लिया। अब इसके ऊपर देखो, इसका हमने क्या किया बेटा, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया। क्या किया, ऑक्सीडेशन। क्या कर डाला बेटा, बोलो इसका ऑक्सीडेशन किसके जरिए से कर डाला, बोलो O3 और किसके साथ में, H2O2 के साथ में। तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, बोलो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बोलो ये CHR है, ये भी क्या है, CHR है, तो ये CHR किस में चला जाएगा, COH में, और दूसरा CHR भी किस में चला जाएगा, COH में। तो मतलब आपको क्या मिलेगा, बोलो आपको क्या मिलेगा बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, और दूसरा क्या मिलेगा, बोलो बोलो R डैश बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड OH। सामने बॉन्ड क्या मिलेगा, OH मिलेगा। ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया, ऐसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे कोई रिंग है, रिंग छोड़िए, रिंग के बाद में बात, हम अल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बाद में करेंगे। पहले आपको ये बता दूं, आपको पहले ये बता दूं आपको। इधर देखो बेटा, अब मैंने कोई ये ग्रुप ले लिया, इधर देखो आप, CH3 बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है, बोलो CH3 है, और सामने बॉन्ड क्या है, CH2 है। सामने बॉन्ड क्या है, CH2 है। अब देखो जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, किसके साथ में किया बेटा, बोलो KMnO4, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में।
तो बोलो ये वाला जो ग्रुप है ये किस में चला जाएगा, एसिड में, और ये वाला ग्रुप किस में चला जाएगा, CO2 में। सॉरी, ये वाला ग्रुप किस में चला जाएगा, कीटोन में, और ये वाला ग्रुप किस में चला जाएगा, CO2 में। अरे अभी तो बताया ना यार, अभी तो बताया कि यहाँ पे ये जो आइसो टाइप का ग्रुप है ये आपको क्या देगा, CH3 बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2, प्लस क्या मिलेगा, CO2। यही तो बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, यही बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और देख लो, और भी कोई अल्कीन ले सकते हो आप, ये वाला, चलो आपने प्रोपीन ले लिया, क्या ले लिया आपने यहाँ पे, प्रोपीन ले लिया। चलो इस प्रोपीन का बेटा मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या लेके, बोलो बोलो रे, क्या लिया बेटा, H2CrO4, कौन से मीडियम में, बोलो एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बोलो प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, CO2 प्लस एसिडिक एसिड, CO2 प्लस एसिडिक एसिड। अरे समझ में आया ना, क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस एसिडिक एसिड, CO2 प्लस एसिडिक एसिड मिलेगा। यहाँ से मिलेगा आपको एसिडिक एसिड, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया OH, और प्लस क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, CO2 मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2। आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात यहाँ पे। क्यों बेटा, अगर मैंने इसी कंपाउंड पे, इसी प्रोपीन पे, इधर देखो आप, इसी प्रोपीन पे मैं कलर चेंज करके बताता हूं बेटा, इसी प्रोपीन पे अगर मैंने क्या डाला, बोलो KMNO4, क्या डाल दिया बेटा, KMNO4 इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम, बोलो क्या मिलेगा, 1,2 डायल, 1,2 प्रोपेन डायल, 1,2 क्या मिलेगा, प्रोपेन डायल। सबको समझ में आया, ये डायल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एडिशन तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होगी ना बेटा, एडिशन क्या होने वाली है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होने वाले। अगर समझ में सबको क्लियर है बात, रोहित आ रहा है समझ में बेटा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेटा अलग अलग खासियत है, इनकी अलग अलग फीचर है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, आपकी खोपड़ियां में, दिमाग में होनी चाहिए बातें, ठीक है। कौन सी बात, ये वाली बात, ठीक है। अब मैं खोपड़ी निकाल के नहीं बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे कि X क्या हो सकता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में अल्कीन का आपको क्या मिलेगा, क्लियर है। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर दिया तो बेटा रिएक्शन अलग हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, अलग। बेटा इधर उधर ध्यान दोगे, इधर उधर बातें करोगे तो आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी चीज, फिर आप ही बोलोगे कि सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों का यही रोना है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, फिर वो गिव अप कर लेते, नहीं सर को पढ़ाते नहीं आता, अरे ऐसे बोल देते कि नहीं बोल देते। बेटा आप ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी डेफिनेटली। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में। जो बच्चे जिनको समझ में आ रहा है तो क्यों उनका ब्रेन क्या 2 kg का है क्या, नहीं ना, और आपका 1.5 kg का है, ऐसा थोड़ी ना है। सबका ब्रेन एक जैसे 1.4 to 1.5 kg के आसपास ही है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। जब आप बेटा डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस, तो इससे बचोगे आप तो फोकस अपने आप आपका अल्टीमेटली आपका फोकस बढ़ेगा, और वही चीजें आपको फायदा पहुंचाएगी। डिस्ट्रैक्शन, दोस्त, ये वो सारी चीजें बकवास है बेटा, ये आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये अभी आप जब क्लास में बैठे हो तो ये चीजें नुकसानदेह है, तो थोड़ा संभल के रहिए आप, ठीक है। चलो इधर देखिए, अब बात करेंगे बेटा हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन की। इधर देखो आप, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन की बात करें, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन, अल्किल बेंजीन मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अभी कौन सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कौन सा बेंजीन है, अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब बताओ इसके अंदर 2 पार्ट है। फिर अब इस अल्किल बेंजीन के अंदर 2 पार्ट है बेटा, कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, बोलो एलिफेटिक पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है, बोलो एरोमेटिक पार्ट। अरे ये वाला पार्ट कौन सा है, बोलो बेटा, ये वाला पार्ट क्या है, एलिफेटिक। ये क्या है, एलिफेटिक। इधर देख लीजिए, ये कौन सा पार्ट है, एलिफेटिक। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक। अब देख लो आप, अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है आपको। अगर आपको एलिफेटिक पार्ट का ऑक्सीडेशन कराना है तो KMNO4 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, एलिफेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, बाकी कोई फिनिलिक पार्ट जो है एरोमेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अगर आपने ओजोन इन H2O2 ले लिया तो एरोमेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, अल्किल रिमेन रहेगा। 2 पार्ट है ना, दोनों पार्ट सेम है क्या, दोनों पार्ट अलग अलग है। अगर दोनों को ऑक्सीडाइज कराना है आपने तो आपको अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेटा दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला आपने, इधर देखो बेटा, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, KMNO4। क्या डाल दिया, KMNO4। क्या डाल दिया, KMNO4 कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। KMNO4 डाल दिया कौन से मीडियम में, एसिडिक में। कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ एलिफेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक पार्ट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एरोमेटिक पार्ट रिमेन रहेगा।
एरोमेटिक पार्ट क्या रहेगा, रिमेन रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, COH, क्या मिलेगा, COH। हाँ, अगर आपने क्या किया बेटा, इसके ऊपर दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, कौन सा, O3NH2O2, O3N H2O2, तो कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, एरोमेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, और अल्किल पार्ट क्या रहेगा, रिमेन रहेगा। मतलब मिलेगा क्या, अल्किल तो रिमेन रहेगा, और ये जो बेंजीन है पूरा मसाला, इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, COH में हो जाएगा। अरे समझ में आया, मजेदार बात है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग है और दोनों अलग अलग पार्ट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अगर आपने KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 OH मीडियम में नहीं बोला मैंने, KMnO4 जो बोला है बेटा वही बात है यहाँ पे, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एलिफेटिक पार्ट को ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एलिफेटिक पार्ट को, और O3NH2O2 ऑक्सीडाइज करेगा किसको, सिर्फ एरोमेटिक पार्ट को। आपको बात समझ में आ रही है ना, कि मैं लिख दूं यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है बेटा कि कौन सी केस में एरोमेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सी केस में एलिफेटिक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है बात, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। ये चीजें आपने नशरा, इधर देखो बेटा, KMnO4 सिर्फ एलिफेटिक पार्ट को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ऑक्सीडाइज, ये किसे करता है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक पार्ट को ऑक्सीडाइज करता है। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, बताओ क्या होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे समझिए आप, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, मुझे कुछ डोनेट करना तो मेरे पास चाहिए ना, मेरे पास कुछ नहीं बेटा, जेब खाली है, तो मैं कुछ डोनेट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस पर होता है ऑक्सीडेशन, उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट, पहले ये देख लो आप, पहले ये देखो, बाद में बात करते हैं उसकी, थोड़ा आराम से रुक के बात करेंगे, उसके लिए लिखना लिखना सब सामने आ जाऊंगा, स्क्रीन के सामने आपको दिखेगा। इधर देखो, अब ये समझ में आ गया कि KMnO4 सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एलिफेटिक पार्ट को। एरोमेटिक पार्ट को ऑक्सीडाइज कराना है तो O3N H2O2, O3N H2O2। इधर देखो आप, अब किस किस को ऑक्सीडाइज करा सकते हो, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, आप किस किस को ऑक्सीडाइज करा सकते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्या ले लिया, मिथिल बेंजीन ले लिया, बिल्कुल ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब देखो इसमें बेंजिलिक कार्बन है ना, है बेंजिलिक कार्बन, कितने बेंजिलिक कार्बन है, एक बेंजिलिक हाइड्रोजन है, 3 बेंजिलिक हाइड्रोजन है। कितने बेंजिलिक हाइड्रोजन है बेटा, 3 बेंजिलिक हाइड्रोजन है, 3 बेंजिलिक हाइड्रोजन है। ये वाला देख लीजिए आप, क्या इसमें बेंजिलिक कार्बन है, कितने बेंजिलिक कार्बन है, एक। बेंजिलिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। वेरी गुड, समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये वाला देख लीजिए बेटा, ये वाला देखिए आप, ये आपके सामने, क्या इसमें बेंजिलिक कार्बन है, बिल्कुल है बेंजिलिक कार्बन, इसके अंदर बेंजिलिक कार्बन है। और देख लीजिए, है इसके अंदर बेंजिलिक कार्बन, और देखो आप देख लीजिए, बस देखते रहो, इधर देखिए आप, यहाँ पे बेटा कोई और एक ग्रुप है, ये देखिए आप, ऐसे कुछ है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया, दैट इज OH जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बेंजिलिक कार्बन है। बेंजिलिक कार्बन होने से कुछ नहीं होता, बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेंजिलिक हाइड्रोजन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, चाहे इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, क्या लेके, बोलो बोलो रे बेटा, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। चलो बोलो KMnO4 इन विच मीडियम बेटा, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम मत लेना, दैट इज KMnO4 इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो ये जो सभी अल्किल बेंजीन है या अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, समझ में आ गया, या अल्किल बेंजीन है, कोई भी अल्किल बेंजीन जिसमें जिसमें बेंजिलिक हाइड्रोजन है, जिसमें क्या है, बेंजिलिक हाइड्रोजन। नजर आ रहा है यहाँ पे एक बेंजिलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको कि 2 बेंजिलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं 3 बेंजिलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 2 बेंजिलिक हाइड्रोजन है। इन किसी का भी आप ऑक्सीडेशन करा दो तो आपको बेटा ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दैट इज COH, क्या मिलेगा, COH। आ गया समझ में, क्लियर है बात। यहाँ पे कोई भी अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लीजिए आप, अगर आपने KMnO4 इन एसिडिक मीडियम लेके उसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड, मोटा मोटा लिखा है, दिख रहा है ना आपको, विजिबल तो होगा ना आप, हाँ ठीक है, अब तो अंधे को भी दिख जाएगा, तो आपको क्या है, आपकी बात तो अलग है, ठीक है। चलो इधर देखिए, तो क्या मिलेगा बेटा, अल्किल बेंजीन मिलेगा। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, यहाँ पे अगर आपने ये ले लिया, अगर आपने ये वाला अल्किल बेंजीन ले लिया, आपने अगर ये वाला अल्किल बेंजीन ले लिया, ये वाला अल्किल बेंजीन ले लिया, ये वाला अल्किल बेंजीन, सो यहां पे क्या ले लिया आपने, बोलो KMnO4 इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो दैट इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। अरे बेटा यहाँ पे बेंजिलिक हाइड्रोजन जो है वो 0 है, मतलब किसी भी अल्किल बेंजीन का आपको ऑक्सीडेशन कराना है एसिड में
तो आपको बेंजिलिक हाइड्रोजन चाहिए, कम से कम एक भी तो बेंजिलिक हाइड्रोजन चाहिए। अगर एक भी बेंजिलिक हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो भी एल्किल बेंजीन होगा, चाहे सब्स्टिट्यूटेड क्यों ना हो, चाहे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं हमें, बस जो बेंजिलिक कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बशर्त ये है कि उसके पास में क्या होना चाहिए बेटा, बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास में बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, देखो ना आप, दिख रहा है क्या, अरे ये बेंजिलिक कार्बन तो है लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इसके साथ में KMnO4 की रिएक्शन होगी क्या, नहीं, KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा कि इसे नहीं करेगा। सबको समझ में आया ना, अरे क्लियर है या नहीं है, देख लीजिए आप एक बार इधर अच्छे से देख लो बेटा कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब इसेंशियल कंडीशन ये है कि बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आप KMnO4 लेके उसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और वही अब आपको क्या करना है, वही आपको क्या करना है बोलो, अब मुझे क्या करना है, इस इधर देखो, ये जो फिनिल रिंग है, ये कौन सी रिंग है बेटा, फिनिल रिंग। इधर देखो बेटा, ये कौन सी रिंग है, फिनिल रिंग, और यहाँ पे क्या है, अल्किल है। अब मुझे सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कराना है, किसको ऑक्सीडाइज कराना है, इसको ऑक्सीडाइज कराना है। तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, चलो बोलो, O3N H2O2, O3N H2O2, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड COOH मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा बेटा आपको, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया। अब सुनो, मैं जो बोल रहा था अब उसकी बारी, इधर देखिए, अब ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है आपको कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इस पर से समझ में आता है कि जो बेटा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन से कंगाल है उसका, उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैंने क्या किया, मैंने दो बेंजीन रिंग निकाल दी बेटा, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग निकाल दी, और यहाँ पे O3N H2O2 ले लिया, तो वह एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीडाइज करेगा, या KMnO4 ले लिया तो एरोमेटिक रिंग को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सॉरी, O3 ले गए और इन H2O2, तो वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास में दो बेंजीन रिंग है तो कौन ऑक्सीडाइज होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या। अब ऑक्सीडेशन सुन लीजिए बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें चला जाएगा, वो COH में, किसमें चला जाएगा, COH में। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा। अरे वो ऑक्सीडाइज होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप एकदम से समझ में आएगा आपको। ये मेरे पास में दो बेंजीन है, आपको एकदम से समझ में आएगा बेटा। ये बेंजीन 1 है और ये बेंजीन 2 है। देखो दोनों को अलग अलग कलर से बता रहा हूं, दोनों को अलग अलग कलर से बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपके पास में दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग A है और दूसरी बेंजीन रिंग B है। अब मुझे एक बात बताओ, A में और B में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है। अगर मैं इसके ऊपर बोलो क्या डालूंगा, यहाँ पे O3N H2O2, तो बोलो कौन ऑक्सीडाइज होगा, A ऑक्सीडाइज होगा कि B ऑक्सीडाइज होगा, B ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, B ऑक्सीडाइज। आया समझ में या नहीं आया समझ में, यही बताना चाहता हूं बेटा। इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसी को तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे पढ़ोगे ना जब आप, तो बेटा आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये एग्जाम्पल आप ही सोचोगे आप एग्जाम्पल कर सकते हो क्या याद, मैं भी याद करके नहीं आ रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको कि बस मैंने जो बोला है ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, इधर देखो बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। मतलब यहाँ पे B ऑक्सीडाइज होगी तो A रिमेन रहेगी। अरे A क्या रहेगी, रिमेन। और जो B है वो किस में चली जाएगी, COOH, और ये किस में चला गया यहाँ पे, COH। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ बेटा, B इज ऑक्सीडाइज, B इज ऑक्सीडाइज। B ऑक्सीडाइज क्यों हुई है बोलो, क्योंकि B इज इलेक्ट्रॉन रीच। B इज क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है, इसलिए B क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई। तो क्या मिला आपको, ये मिला। क्या मिला, ये मिला। क्यों बेटा, अगर ये हो जाए तो इधर देखो आप, इधर देखो आप, अब आपके पास में ये हो जाए, अब आपके पास में क्या हो जाए बेटा, ये वाला हो जाए। ये देखो हमने क्या निकाला, बेंजीन निकाला, और ये दूसरी बेंजीन, ये भी दूसरी बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया NO2। अब NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है, तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना। तो ये A है और ये B है। अब बताओ दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा, A ऑक्सीडाइज होगा। आगे बात समझ में कि A क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, A क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, A होगा। B ऑक्सीडाइज होगा क्या,
नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? मैं लिख दूं बेटा ए इज इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। किससे ज्यादा रहेगी? ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से ज्यादा रहेगी। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे? बोलो, ए ऑक्सीडाइज होगा कि बी ऑक्सीडाइज होगा? ए ऑक्सीडाइज होगा। तो बी क्या रहेगा? एज इट इज। बी क्या रहेगा? एज इट इज। ऊपर क्या होगा? NO2। और यहां पे क्या होगा? C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, और यहां पे होगा C, नीचे डबल बॉन्ड O और सामने बॉन्ड OH। ऐसे होगा। समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ पे? सो दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। और आप ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी करा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? एसिड में चला जाएगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ पे? अल्किल बेंजीन में दो पार्ट है बेटा, एक है एलिफेटिक पार्ट और एक है एरोमेटिक पार्ट। एलिफेटिक पार्ट एंड दी एरोमेटिक पार्ट। तो एलिफेटिक पार्ट को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन करानी है कि नहीं सर हमें तो अब सिर्फ एरोमेटिक रिंग को ही ऑक्सीडाइज कराना है, तो आप O3 in H2O2 ले लीजिए। सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ पे? ये दो केसेस, स्पेशल केसेस सबको समझ में आई यहाँ पे कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा? ए इज ऑक्सीडाइज। ए क्यू ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए क्यू ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए क्यू ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि ए क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है, इसलिए उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? COOH में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? COH में। सो दिस आर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एसिड। हमने एसिड के डेरिवेटिव से भी एसिड बनाया, बताया ना आपको। साइनाइड से नाइट्राइल से भी बना दिया, हाइड्रोलिसिस करा के बता दिया आपको। स्टर से भी बताया, स्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं कि नहीं बनते? दैट इज सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट। सो दिस आर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन है बेटा? ये एसिड की प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। अभी देखो, दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखा होगा आपने करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, देखा ना, मैंने बताया था कुछ, वो अमोनिया, डायपोल मोमेंट, VF3 ऐसे ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस, मैच दी पेयर, वो भी थे उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ऐसे। तो उस पर जो क्वेश्चंस आएंगे, जो थियोरेटिकल पार्ट होता है ना, उस पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? मेरी कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा बेटा? एसिड। सबसे पहले देखो, जो लोअर एसिड है, लोअर एसिड मतलब इधर देखो, ऐसे एसिड, इधर देखो, लोअर एसिड बोले तो ऐसे एसिड जिसमें कार्बन 1 से लेकर 3 है। ऐसे एसिड जिसमें कार्बन कितने हैं? 1 से लेकर 3। मतलब कौन से रहे? फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ये वाले जो एसिड है बेटा, ये कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस। क्या है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड, लिक्विड है बेटा। ये क्या है? कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। विथ कैसी स्मेल है इसकी? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल। स्मेल कैसी है इसकी? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है डिसएग्रीएबल स्मेल, जो इरिटेट करे। जैसे कि अगर भयंकर बदबू अगर आ रही है तो इरिटेट करती है ना, सो दैट इज द प्लीजेंट, दैट इज द पंजेंट स्मेल बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल। दैट इज क्या बोला मैंने? C1 से C3, मतलब जिसमें कार्बन एटम 1 से लेकर 3 है। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएंगे बेटा? बोलो, कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है जिसमें कार्बन एटम 3 से लेकर 6 है। सॉरी, जिसमें कार्बन एटम 4 से लेकर कार्बन 6। कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। ये भी कलरलेस है। ये भी क्या है? कलरलेस। ये भी क्या हो जाएगी बेटा? कलरलेस। लेकिन कैसे हो जाएंगे? ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड, चिपचिपे लिक्विड हो जाएगी। चिपचिप समझता ना आपको, जैसा ऑयल यूज करते हो आप, ठीक है, वैसे हो जाएगा। दैट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। विथ अनप्लीजेंट स्मेल। विथ अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल। समझ में आ रहा? अनप्लीजेंट क्या होंगी बेटा? इनकी जो बदबूदार होंगे एकदम। समझ में? बदबूदार समझता है ना आपको? ठीक है, सो दैट इज अनप्लीजेंट स्मेल।
अनप्लीजेंट स्मेल। कौन सी इसकी? C4 से C6। C4 से C6 क्या हो गए बोलो? ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। C1 से C3 क्या हो गए? कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट बात करेंगे आप यहाँ पे, जिसमें कार्बन एटम बेटा क्या हो, जिसमें कार्बन एटम 7 से ज्यादा हो, जिसमें कार्बन एटम क्या हो गए? 7 से ज्यादा हो गए, वो क्या हो गए? कलरलेस। वो क्या हो गए? कलरलेस, कलरलेस वैक्सी सॉलिड। क्या हो जाएंगे? कलरलेस वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। समझता ना, वैक्स की तरह, मोम की तरह सॉलिड हो जाएगा, सेमी सॉलिड, एकदम सॉफ्ट सॉलिड, एकदम क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट सॉलिड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल स्टेट बता दिया है यहाँ पे कि पहले C1 से लेकर C1 से लेकर C3 कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, C3 से लेकर C6 तक ऑयली लिक्विड है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है विथ अनप्लेजेंट स्मेल, और C7 से ऑनवर्ड मतलब हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नॉनोइक एसिड, डिकैनोइक एसिड, अनडिकैनोइक एसिड, जो भी जिसमें कार्बन एटम 7 से ज्यादा है बेटा, वो क्या हो जाएंगे? वैक्स की तरह सॉलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैक्स की तरह सॉलिड हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, नेक्स्ट ये फिजिकल स्टेट हो गई। अब फिजिकल स्टेट के बाद में यहाँ पे बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट्स। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात करेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा बोलो? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन अल्कोहल, देन अल्कोहल, देन अल्कोहल। अल्कोहल थोड़ी ना है ये तो एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया ना, ये क्या है? अल्कोहल। देन अल्डिहाइड, देन कीटोन। देखो बेटा, अल्डिहाइड और कीटोन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट? एसिड का। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा है, अल्डिहाइड से भी ज्यादा है, और कीटोन से भी ज्यादा है, कीटोन से भी ज्यादा है। इसके पीछे दो रीजन है। बच्चों को एक रीजन पता होता है सिर्फ, बस मोस्ट ऑफ बच्चों को एक रीजन पता होता है कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसके अंदर, एसिड के अंदर डायमर बना लेता है। लेकिन दूसरी बात ये नहीं पता होती है कि एसिड का बॉइलिंग मतलब विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर बेटा, मॉलिकुलर वेट कंपेयर नहीं, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 कार्बन का आपने एसिड ले लिया, 10 कार्बन का अल्कोहल ले रहे हो आप, ऐसे नहीं लेना है बेटा। कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, लिख के बता देता हूं यहाँ पे, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर। मतलब इसका क्या मतलब है? इधर देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि एसिडिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे? प्रोपेनॉल से। किससे? प्रोपेनॉल से। अब बोलेंगे सर इसमें 2 कार्बन ले लिए, इसमें 3 कार्बन ले लिए। अरे बेटा, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया ना, तो इसमें कम से कम 1 कार्बन तो बढ़ाना पड़ेगा ना, मॉलिकुलर वेट तभी तो कंपेरेबल होगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे 1 ऑक्सीजन बढ़ा तो मॉलिकुलर वेट 16 से बढ़ रहा है ना, 1 कार्बन बढ़ेगा तो 12 से बढ़ेगा, तभी तो दोनों में कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट होगा। नहीं तो 1 कार्बन इसमें कम बता देंगे, 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे तो 46 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ऐसे लेना पड़ेगा, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट, विथ कंपेरेबल मॉलिकुलर, मतलब जो अल्कोहल ले रहे हो उसमें 1 कार्बन ज्यादा होना चाहिए एसिड से, तब बोलेंगे आप कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट। अरे समझ में आया है नहीं आया? अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे पास में ये 3 कार्बन वाला एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने कार्बन वाले अल्कोहल से ज्यादा होगा? 4 कार्बन वाले अल्कोहल से ज्यादा होगा। 4 कार्बन वाले अल्कोहल से क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में या नहीं आया समझ में? अरे देखो ना यार, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इधर देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा? 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 है। देखो ना, आपको बात समझ में आ गई ना? कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट बढ़ाने के लिए कम से कम आपको अल्कोहल में 1 कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन ज्यादा है ना। अरे मॉलिकुलर वेट 16 से बढ़ रहा है ना, यहाँ पे तो 12 से कम बढ़ाना पड़ेगा ना, कि 24 से बढ़ा दे, 2 कार्बन बढ़ाते क्या वहाँ पे? नहीं ना, तो कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट नहीं होगा। कंपेरेबल मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे कि बराबर हो जाए करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो ऐसे एसिड और अल्कोहल जिनका मॉलिकुलर वेट कंपेरेबल है, तो बेटा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? अल्कोहल से। अल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है, और किससे ज्यादा होता है? कीटोन से भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? इसके पीछे 2 रीजन है। देखो इधर ड्यू टू, इधर देखो यहाँ पे क्यों होता है। मैंने क्या बोला आपको? एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा है। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, इधर देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड will be greater than that of the alcohol, will be greater than that of the alcohol। अब इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है
ड्यू टू, पहला रीजन है बेटा इधर देख लो, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड। एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ज्यादा जो एक्सटेंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होती है वो एसिड में होती है रादर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। और एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग की होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमर। सो दैट इज द ड्यू टू, यहाँ पे पहला रीजन क्या हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू ग्रेटर और द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और द डायमर फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से क्या बना देते हैं, डायमर। सो पहला रीजन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायमर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमर, डायमर इन विच विन अल्कोहल और एसिड इन एसिड। एसिड के अंदर बेटा क्या हो जाता है, डायमर फॉर्म हो जाता है। किसका फॉर्म हो जाता है, डायमर। दो मॉलिक्यूल मिलके बेटा एक मॉलिक्यूल बना दीजिए, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना देंगे, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसलिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर क्या बोलेंगे आप, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है। ये पहला रीजन है। इधर देखो यार, ये एसिड है मेरे पास, ये डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O और ये H, ये दूसरा मॉलिक्यूल है R बॉन्ड C, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। इधर देखो, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। अरे दो मॉलिक्यूल के बीच में है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। तो देखो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ना इसने। देखो दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, तो एक रिंग बन गई ना, दो मॉलिक्यूल की रिंग बन गई तो उसे डायमर बोलते हैं। क्या लिखा है मैंने, डायमर लिखा है ना, ये डायमर। अगर तीन मॉलिक्यूल मिलके एक बना दे तो ट्राइमर कहते हैं, चार मिलके एक बना दे तो टेट्रामर कहते हैं, हजारों मिलके एक बना दे तो पॉलीमर कहते हैं। बोला था कि नहीं बोला, बोला था ना आपको, अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो बेटा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबको समझ में आ गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे एसिड के अंदर डायमर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड का होता है। बोला था कि नहीं बोला था, ये अल्कोहल से ज्यादा होता है, अल्डिहाइड से ज्यादा होता है, कीटोन से ज्यादा होता है, अमाइन से ज्यादा होता है, अल्केन से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर स्ट्रांग हो जाती है। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्या होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती। और दूसरी बात, दूसरा रीजन सुन लीजिए अब यहाँ पे, अब ये बहुत कम जगह पे दिया हुआ है, मैंने बेटा उसे ढूंढ के लाया है, क्योंकि जब मैंने कल क्वेश्चंस देखा, जैसा आपको एक्सप्लेन करके बताया, तो कुछ भी पूछ सकते हो। एक आना, अगर मान लीजिए कि एक आना दूसरा रीजन दे दिया जाए, तो बच्चों को अगर पढ़ाया नहीं जाए, बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, हमें पता नहीं, तो हमने यही लगा के आ गए। ठीक है, दूसरा रीजन सुनिएगा आप, दूसरा रीजन सुनिएगा बेटा, कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, किससे, अल्कोहल से। क्योंकि अल्कोहल में का जो OH होता है वो लेस पोलर होता है, किससे, OH इन एसिड, OH इन एसिड, OH इन एसिड, OH इन एसिड, ये वाला is more polar, is more polar than OH in alcohol, OH in alcohol, OH in alcohol, ये भी रीजन। आगे समझ में, एसिड में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, लेकिन एसिड में का OH जो है ज्यादा पोलर है। एसिड में का OH क्या है, ज्यादा पोलर, और अल्कोहल में का OH क्या है, कम पोलर। इस वजह से बेटा एसिड में का OH ज्यादा पोलर होने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दो रीजन सबको समझ में आ गए, कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा रहेगा। और अल्कोहल से ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर डायमर बन जाता है, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। किसका बॉइलिंग पॉइंट, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है, अल्कोहल से। दूसरा रीजन क्या है, कि OH जो है किसमें का, एसिड में का, ये क्या है बेटा, ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर है, किससे, OH इन अल्कोहल, OH इन अल्कोहल। समझ में आ गया। अब OH इन एसिड ज्यादा पोलर क्यों है, क्योंकि पोलर कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना वो। अरे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, पता है ना आपको। कार्बोनिल ग्रुप जो है तो पोलर होता है, दूसरा भी कार्बोनिल पोलर होगा तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा ना, छोड़िए डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को, लेकिन ये पोलर है। क्या अल्किल पोलर है, नहीं, अल्किल तो नॉन पोलर होता है। तो ये इसके साथ में रहेगा तो और ज्यादा पोलर हो जाएगा ना। पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी करेगा, उसे भी थोड़ा बहुत लगेगा नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी सब बेकार में साथ में रहेंगे तो बेकार ही बनेंगे, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे ये पोलर है तो इसकी पोलैरिटी और क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है,
आपको नहीं बोला बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ, ये OH क्या है, नॉन पोलर से जुड़ा हुआ है, नॉन पोलर से जुड़ा हुआ है तो वो क्या रहेगा, लेस पोलर रहेगा। क्या रहेगा, लेस पोलर। अरे समझ में आया या नहीं आया? सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एसिड is more than that of the corresponding or the alcohol or the aldehyde or the ketone with comparable molecular weight due to that is due to formation of ring and due to दूसरा reason क्या रहेगा, OH is more polar in acid is more polar than that of the OH in alcohol, OH in alcohol। समझ में आ गया? So these are the physical properties में हमने boiling point देखा। अब melting point बताता हूँ। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, that is melting point। इधर देखिए, melting point, melting point, melting point। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, एक बात तो आपको अच्छे से पता है, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मॉलिकुलर वेट देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए फॉर्मिक एसिड में और एसिडिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? एसिडिक एसिड का होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। वो बात भी लिख दूंगे यहाँ पे कि एज द मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर मान लीजिए एसिडी है, अगर क्या है, एसिडी है, तो ये बात भी लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो ये रीजन में नहीं लिखते, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर देखो, एक बात और देख लेता हूँ कि मॉलिकुलर वेट छोड़िए, इसीलिए ऐसे लिख देता हूं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो पढ़ा चुका हूं आपको, मैं अल्कोहल में वैसे भी पढ़ा चुका हूं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर। अब समझ में आ गया? COH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा SCOH से, ठीक है। इसमें दो कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है ना रोहित। जिसका नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। चलो इधर देखो, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर। हाँ देखो, मेरे पास में दो एसिड है, इधर देखिए, ठीक है, ये एसिड। दूसरा एसिड ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये एसिड। अब बताओ दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो आप, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, इसमें कितने हैं, 6। बोलो दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका, फर्स्ट या सेकंड का? इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का क्यों ज्यादा रहेगा मेल्टिंग पॉइंट? क्या है, सिमेट्रिकल है? क्या है, बॉइलिंग पॉइंट? अरे यार, मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का। मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर, अब यहाँ पे इसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिकुलर वेट कम है, फिर हाँ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं हम यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट बेटा एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसके 6-7 चीजें मेल्टिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। एसिड के केस में क्या होता है पता है आपको, कि ऐसे एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसे एसिड से जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। बोलो इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। जिसमें क्या हो बेटा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, क्या हो जाए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बात ध्यान में रखना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेटा ये देखो, ये वाला यहाँ पे ये ग्रुप नजर आ रहा है आपको, और ये वाला ग्रुप, ये COH सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? सेम साइड। तो रिपेल करेंगे ना एक में को, मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज। लेकिन ये वाले दो ग्रुप देखो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, तो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। अपोजिट साइड है तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। इस वजह से बेटा ऐसे एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऐसे एसिड से जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अरे समझ में आ रहा है ना? अब बोलेंगे कि सर ये तो 6 कार्बन है, ठीक है, हमें ये भी समझ में आता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं 4 कार्बन वाला एसिड निकालूं तो इधर देखो बोला, अगर मैंने यहाँ पे 4 कार्बन वाला एसिड निकाला है, 1 2 3 4, अब बताओ इसमें ये 4 कार्बन वाले एसिड में और 5 कार्बन वाले एसिड में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, 4 कार्बन वाले का होगा। किसका होगा, 4 कार्बन का। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। अब मॉलिक्यूलर वेट का लॉजिक नहीं लगा सकते फिर आप, समझ में आ रहा है ना? अगर मेरे पास में कोई 5 कार्बन वाला एसिड है तो 5 कार्बन वाले एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बेटा 6 कार्बन वाले एसिड से, 4 कार्बन वाले एसिड से कम रहेगा। मतलब इसका मतलब यही है कि एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। लिख दूं क्या यहाँ पे? अरे एक इधर देखो, आप बोल के नहीं जमता है बेटा, आपको तो लिख के भी बता रहा हूं। इधर देखिए आप, मैंने क्या बोला आपको, मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट रे, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट
acid with even number of carbon atom will be greater than melting point with odd number of carbon atom. With odd number of carbon atom. समझ में आ रहा है ना? क्लियर है बात यहाँ पे कि जो 4 कार्बन वाला एसिड रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले एसिड से भी ज्यादा रहेगा और 3 कार्बन वाले एसिड से भी ज्यादा रहेगा. ऐसे 6 कार्बन वाला एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले एसिड से भी ज्यादा रहेगा और 7 कार्बन वाले एसिड से भी ज्यादा रहेगा. क्यों रहेगा? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री की बात आती है, स्टेबिलिटी की बात आती है. यहाँ पे बेटा ये दोनों ग्रुप जो है फर्स्ट और लास्ट एंड अपोजिट साइड है तो रिपल्शन कम रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी. यहाँ पे दोनों इवन नंबर ऑफ ऑड में दोनों जो ग्रुप है आखिरी जो एंड है टर्मिनल है वो क्या है सेम साइड है तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा. रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा बेटा स्टेबिलिटी कम रहेगी. इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. इसका लब्बुल लुआब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड विद कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड दैट कंटेन द ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम. समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ पे? मतलब मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलर ऑर्डर होगी क्या रे? मुझे बात बताओ. फॉर्मिक एसिड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? एसिडिक एसिड का. एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा किससे? एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा किससे? प्रोपियोनिक एसिड से. प्रोपियोनिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा कम रहेगा किससे? ब्यूटानोइक एसिड से. और ब्यूटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा किससे? पेंटानिक एसिड से. मतलब ऐसे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा. अरे हट यार, नहीं समझ में आया आपको? ये देखो हाँ यहां पे क्या लेके चले मेल्टिंग पॉइंट. यहां पे क्या लेके चलेंगे नंबर ऑफ कार्बन. अगर मान लीजिए एक कार्बन वाले एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ये है तो 2 कार्बन वाले का ये होगा. ठीक है 3 कार्बन वाले का ये होगा लेकिन इससे तो ज्यादा ही होगा. 4 कार्बन वाले का ये होगा. सही है. 5 कार्बन वाले का क्या होगा? ये होगा ना 5 कार्बन वाले का ये. 6 कार्बन वाले का ये होगा. 7 कार्बन वाले का ये होगा. 8 कार्बन वाले का ये होगा. अरे समझ में आया ना? देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 है. यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 है. यहाँ पे कार्बन क्या है 3 है. यहाँ पे कार्बन क्या है 4 है. यहाँ पे कार्बन क्या है 5 है ना 5 दिख रहा है. यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6 है. यहाँ पे कार्बन कितने हैं 7 है. यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा 8 है. तो अब तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ऐसे एसिड से जिसमें क्या है बेटा ऑड नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ पे कार्बन 2 है लेकिन 3 कार्बन वाले से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. देखो 5 कार्बन वाले से भी मेल्टिंग पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको ज्यादा आ रहा है. तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता एसिड के मेल्टिंग पॉइंट में, एक जिगजैग पाथ होता है. इसे हम ऑसिलेशन इफेक्ट भी कहते हैं या अल्टरनेशन इफेक्ट कहते हैं इसे. और ये अल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट क्यों आ रहा है? ये रिपल्शन की वजह से. क्योंकि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उनके जो टर्मिनल जो कार्बन होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं. इस वजह से क्या होगा रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा. लेकिन ये ऑड वाले जो एसिड है बेटा ऑड कार्बन वाले जो एसिड है उनमें दोनों जो टर्मिनल है वो सेम साइड होते हैं इसलिए रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा. सबको समझ में आ गया ना? इससे हम आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं ये जो मेल्टिंग पॉइंट की जो बेटा वेरिएशन आ रहा है इसे कहते हैं जिगजैग इफेक्ट. क्या बोलते हैं इसे? जिगजैग इफेक्ट. पूछा जाता है सीटी लेवल में पूछ लेते हैं कई बार. ठीक है मैंने नीट में तो नहीं देखा इसे लेकिन सीटी लेवल में देखा है कि जिगजैग इफेक्ट कहते हैं या फिर इसे अल्टरनेशन इफेक्ट कहते हैं. क्या बोलेंगे आप इसे? अल्टरनेशन इफेक्ट. अल्टरनेशन इफेक्ट. आ गया सबको समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? देखो अब यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बताया है. सबसे पहले बताया है क्या बोला? अरे क्या बोला सबसे पहले? स्टेट. C1 से C3 क्या है? कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल. C3 से C6 क्या है? कलरलेस ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल. और C7 टू ऑनवर्ड दैट इज कलरलेस क्या हो जाएंगे? वैक्सी सॉलिड. कलरलेस वैक्सी सॉलिड. उसके बाद में क्या बोला है आपको मैंने? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ही बोला है ना? हाँ ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव टाइप की हो जाती है और डायमर बना देता है इस वजह से. और दूसरा रीजन है कि अल्कोहल में का जो OH है बेटा वो लेस पोलर है एसिड में के OH से. एसिड में के OH से. लास्ट की बात करते हैं यहाँ पे सोलिबिलिटी. बाकी का कल बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस. अब बात करेंगे सोलिबिलिटी. इधर देखो बेटा इसमें लेयर टेस्ट भी पूछा जाता है. ये मेरे पास में बेंजोइक एसिड है. ये क्या है? बेंजोइक एसिड. बोलो वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा नहीं घुलेगा? इनसोल्युबल इन वाटर. इनसोल्युबल इन वाटर. बेंजोइक है एरोमेटिक है तो ये वाटर में क्या नहीं घुलता नहीं बेटा. दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर. ये क्या हो जाता है? इनसोल्युबल. ये क्या हो जाएगा? इनसोल्युबल. लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्या डालोगे? NaOH या Na2CO3 डालोगे. आप क्या डालोगे? NO2CO3.
CO3, देखो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। वेरी गुड, क्या बना देगा बेटा, सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। बन गया सॉल्ट। और दिस सॉल्ट्स आर सोल्यूबल, दिस आर सोल्यूबल्स इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। मतलब एसिड जो है, बेंजोइक एसिड जो है वो वाटर में नहीं घुलेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम वाटर में घुल जाएगा। मतलब अगर कोई आपके पास में अगर इनसोल्यूबल कंपाउंड है तो उसको घुल, इनसोल्यूबल अगर कोई एसिड है तो अगर उसे हमने पानी के अंदर उसे डिसॉल्व करना है या उसको सोल्यूबल करना है तो आप उसको बेस के साथ में रिएक्शन करा दो, उसका सॉल्ट बना दो। क्या बना दो, सॉल्ट बना दो। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल रहा है क्या, नहीं घुल रहा है। तो बताइए ऑर्गेनिक लेयर में मिलेगा कि एक्वस लेयर में मिलेगा बेंजोइक एसिड, घुल रहा नहीं ना वाटर में, तो वाटर लेयर में कैसा मिलेगा, वो मिलेगा क्या, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या, दोबारा से सुनो बेटा, आराम से बोलता हूं। जो हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, कौन है, बेंजोइक एसिड, वाटर सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। अगर मैं पानी में उसे डाल दूंगा तो आपको वाटर में दिखेगा, दिखेगा ना वो तो, लेकिन इसका क्या मतलब है, वाटर में नहीं घुल रहा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। अगर मैं बेंजीन में डाल दूंगा तो बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, ईथर में घुलेगा वो, लेकिन वाटर में घुलेगा क्या, नहीं। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल रहा है तो कौन से कंपाउंड, कौन सी लेयर में नजर आएगा, ऑर्गेनिक लेयर में। अरे ये कौन से इसमें ये बेंजोइक एसिड कौन सी लेयर में नजर आएगा आपको, ऑर्गेनिक लेयर में नजर आएगा। कौन सी लेयर में नजर आएगा बेटा, ऑर्गेनिक लेयर में। हाँ, अगर लेकिन उसी का सॉल्ट बोलो कौन सी लेयर में नजर आएगा, एक्वस लेयर में। यही बता रहा हूं, लेयर टेस्ट पे अभी तक के 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, एसिड की लेयर टेस्ट 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि बेंजोइक एसिड अगर आपने लिया तो ऑर्गेनिक लेयर में पाया जाएगा या एक्वस लेयर में पाया जाएगा, क्योंकि वाटर में नहीं घुलता है। मतलब इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक लेयर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा तो ऑर्गेनिक लेयर में पाया जाएगा। लेकिन उसी का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट बेटा वाटर में घुल जाएगा। वाटर में घुलेगा तो कौन सी लेयर में पाया जाएगा, एक्वस लेयर में पाया जाएगा। 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, 2 बार तो मैंने देख लिया अभी, दो बार कब तक के देखा है, 2020 तक के देखा है शायद। उसके बाद में एक बार और पूछा गया था, वो ईयर याद नहीं मुझे, बस आपको बता रहा हूँ कि 3 बार पूछा गया है मैंने जहां तक देखा है उसको। ठीक है, सो दिस आर द लेयर टेस्ट। ये क्या हो जाएगी, लेयर टेस्ट। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि सोल्युबिलिटी क्या होगी करके। और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, एसिड की बात करेंगे। देन एसिड डेरिवेटिव, फिर हमारा एसिड की केमिकल रिएक्शंस को निपटा देंगे। बाद में फिर देखते हैं एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तेजस कर दे मन बेटा।